बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में जो है वो हिस्ट्री को डिस्कस किया था कंप्यूटर की, और उसमें हमने जो अबैकस है और नेपियर बोन, इसके अलावा पास्कलिन, टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, मार्क वन और भी बहुत सी, तो ये सारे जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, ताकि अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करिए, और कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो क्वेश्चंस करिए। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशंस। ठीक है, ओल्ड बुक में भी यही टॉपिक था और इस बुक में यही है, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। तो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अ चेन दैट रन्स फ्रॉम एंशिएंट abacus and analytical engine of 9th century। तो ये जनरेशन्स भी आप बहुत अच्छे से जो है वो लिसन कीजिएगा, पूरी वीडियो लिसन कीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तक। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है कि एक चेन होती है जिसमें पुराने यानी कि अबैकस, एंशिएंट जो अबैकस था उससे लेकर एनालिटिकल इंजन जो 19th सेंचुरी का एनालिटिकल इंजन था वहां तक इसकी जो है वो चलती आई, चेन चलती आई थ्रू द मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स ऑफ प्रेजेंट एज। यानी कि अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स आज के दौर के जो हैं वहां तक ये आ पहुंचा है, और इट इज़ जनरली डिवाइडेड। ये 5 जो जनरेशन्स हैं उस पर मुश्तमिल है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम। ये जनरेशन किस हिसाब से बनाई गई है, इनकी कैटेगराइज इनको किया गया है, इनकी कैटेगरी बनाई गई है, इनको डिवाइड किया गया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो उस कंप्यूटर में यूज होती रही है। ठीक है, सबसे पहला जनरेशन जो था उसमें आपके पास वो ड्यूरेशन क्या था, 1940 से 1956 तक था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एमर्ज इन लेट 1940s की आखिर में आया एंड लास्टेड थ्रू द अर्ली 1950s, और 1950s के स्टार्टिंग तक ये रहा। कैटेगराइज्ड बाय द यूज ऑफ, अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है मेन वो क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो वैक्यूम ट्यूब थी। और वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड एज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज की गई वो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई। इट कंसिस्ट ऑफ, इसका जो है वो बताया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब की डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है। क्या है वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब की डेफिनेशन क्या है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक ग्लास ट्यूब पे मुश्तमिल होती है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, कुछ कैथोड होता है, एनोड होता है, और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, एडिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम भी शो हुई भी है। ठीक है, इस डायग्राम में ये आपके पास है वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये ग्लास ट्यूब, इसकी कवरिंग जो ग्लास ट्यूब की होती है। ठीक, और इसमें एक और चीज क्या होती है, पार्शियल वैक्यूम भी शामिल होता है। ठीक है, इसमें कुछ जो है वो वैक्यूम भी होता है। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको करेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। जस्ट आपको करेक्टरिस्टिक्स का पता हो, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है हर जनरेशन में, वो आपको पता हो, तो आप आसानी से जो है वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लें। इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं किसी आपस में किसी जनरेशन का। ठीक है, और इसके अलावा डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी पूछे जा सकते हैं किसी भी जनरेशन का। और आपसे ये किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो टेबल बना के वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ऊपर यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में जस्ट वैक्यूम ट्यूब की डेफिनेशन थी और बाकी करेक्टरिस्टिक्स है। वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। ठीक है, इस जनरेशन में। इसके अलावा इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो थी, और इसकी मेमोरी जो है वो बहुत, मेमोरी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी। ठीक है, और ये जो है वो बहुत हैवी था, बहुत कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा था, एंटायर रूम जितना था। इसके स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेता था।
और इसके अलावा इसमें कॉस्टली भी था, और इसके अलावा मतलब एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, और अनरिलायबल इसका आंसर आता था। आउटपुट इसकी जो है वो अनरिलायबल होती थी, रिलायबल नहीं होती थी। इसके अलावा ये पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता था, और इसके अलावा जो हीट है, हीट भी प्रोड्यूस करता था, सब्सटेंशियल हीट प्रोड्यूस, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। इनपुट रिलाइड ऑन पंच कार्ड, इसमें जो इनपुट के तौर पे यूज़ होता है डिवाइस वो पंच कार्ड होती है यूज़, और जो आउटपुट के तौर पे यूज़ होती है डिवाइस वो है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। ठीक है, इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, वाज ओनली प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, यानी कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो मशीन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, एंटायर रूम जितना होता था, तो इसमें मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर ही आते हैं। एनियाक, यूनिवेक 1, IBM 604, मार्क 1, एटसैक, ये कंप्यूटर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में शामिल होते हैं। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं, एंड पे बाद में रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो ड्यूरेशन है वो 1956 से 1963 तक है। ठीक है, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इमर्ज हुआ था लेट 1950s में, और एक्सटेंडेड थ्रू 19, यानी कि इसका ड्यूरेशन 1950s के एंड से लेकर 1960s के अर्ली 1960s तक रहा। ठीक है, दिस पीरियड मार्क्ड significant achievement in computing technology characterized by transition for vacuum tube to transistor, यानी कि वैक्यूम ट्यूब से ये ट्रांजिस्टर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो वैक्यूम ट्यूब से बेहतर ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ हुआ है। अब ट्रांजिस्टर क्या है, वो फंक्शन जो है वो उसका फंक्शन जो है वो वैक्यूम ट्यूब की तरह है, लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब वो स्पीड में स्लो थी। ट्रांजिस्टर की वजह से ये हुआ कि इसमें थोड़ा स्पीड पे असर पड़ गया, और कंप्यूटर भी थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम हो गई वैक्यूम ट्यूब की निस्बत। ठीक है, जब वैक्यूम ट्यूब की निस्बत इसके जो रिजल्ट होता था वो भी ज़्यादा रिलायबल होता था। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का है कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तरह ही है, लेकिन ये फास्ट होता है, मोर रिलायबल है, स्मॉल है, मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। सेकंड जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, लीडिंग टू एनहेंस्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए इसको यूज किया गया। अडॉप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स रिजल्टेड इन अ रिडक्शन इन कंप्यूटर साइज, यानी कि ट्रांजिस्टर की यूज से क्या फ़ायदा हुआ, ट्रांजिस्टर के यूज से जो है वो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, मिनिमाइज हो गया, अकम्पनीड बाय इम्प्रूवमेंट इन स्पीड, इसके अलावा स्पीड भी इसकी इम्प्रूव हो गई, और इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, और इसकी कॉस्ट भी बेहतर हो गई थी। ठीक है, कॉस्ट भी थोड़ी कम हो गई थी। और इसके अलावा इसमें की इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स इंक्लूड पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट के लिए, और बाकी इनपुट के लिए इनमें ये डिवाइसेस यूज की गई। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जी कि आपका जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है इस जनरेशन में, और इसके अलावा इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज भी आई। जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? फोरट्रॉन और कोबोल, ये लैंग्वेजेस दिस जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे कि फोरट्रॉन और कोबोल है। सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स में यूनिवेक 2 है, IBM 7030 है, जनरल इलेक्ट्रिक GE 635 है, इसके अलावा कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स। तो ये इस जनरेशन में जो है वो एग्जांपल्स है इस जनरेशन की। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। समहाउ थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें भी,
तो नेक्स्ट आपके पास है जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1963 से 1971 इसके दरमियान जो है वो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रहा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर emerges in 1960s and extended into 1970s. This era marked further achievement in computer technology. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मजीद जो है वो इसने तरक्की की। और इसमें क्या कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो आई है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। आईसी चिप इसमें आया था, ठीक है, बाय द यूज ऑफ आईसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब आईसी चिप की मदद से क्या हुआ कि मजीद कंप्यूटर छोटा होगा, मजीद फास्ट हो गया, मजीद रिलायबल आपको आंसर देने लगा। ठीक है, आईसी चिप जो है वो ये आपके पास डायग्राम में शो भी हुई है। अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स में है जी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आईसी चिप यूज हुई है। इसके अलावा इसमें जो आपके पास कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ठीक है, और इसके अलावा आप का जो ये इस आईसी चिप की मदद से मेमोरी जो है वो भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी, मतलब मेमोरी ज़्यादा जो है वो मिल गई थी कंप्यूटर्स को। और these computers demonstrated improvement in energy efficiency और साइज रिड्यूस हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा, चीपर हो गया, रिलायबल आपको आंसर मिलने लगा। ठीक है, और इसके इसकी मदद से रिलायबल आंसर था। और इसके अलावा इंटरेक्शन विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन्वॉल्व द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड इनपुट के तौर पे और मॉनिटर जो है वो आउटपुट के तौर पे यूज किया गया, ठीक, इस जनरेशन में। और लास्ट पॉइंट क्या है कि these computers had the capabilities to the currently run multiple application programs। क्या मतलब हुआ, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो रन किए जा सकते हैं इसकी वजह से। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि एक वक्त में आप एक से ज्यादा काम जब कर सकें तो वो मल्टीटास्किंग कहलाती है। यानी कि आप जो है वो सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, आप इस पे काम भी कर रहे हैं कोई एमएस ऑफिस पे। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे भी आपने लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी कर रहे होते हैं तो ये मल्टीटास्किंग कहलाती है। और यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इस जनरेशन में जो है वो ये कैपेबिलिटी आ गई थी कि ये मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकता था। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी एग्जांपल्स में शामिल IBM सिस्टम सिस्टम ऑफ 360 है, और इसके अलावा कंट्रोल डाटा है, और इसके अलावा कॉर्पोरेशन 3300 एंड 6600 कंप्यूटर्स, ये इसकी एग्जांपल्स में शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बारी आती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उसका ड्यूरेशन है 1971 से प्रेजेंट। आजकल जो यूज़ होते हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1971 से प्रेजेंट है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 70s टू प्रेजेंट, late 70s to present are characterized by significant achievement in technology, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई थी। और कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI स्ट्रिप्स आई थी। वन ऑफ द की इनोवेशन ऑफ दिस एरा वाज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा इसमें जो यूज हुआ वो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अ सिंगल चिप कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल प्रोसेसिंग टास्क विद इन अ कंप्यूटर। हर किस्म के टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकता है, एक ही कंप्यूटर के अंदर किए जा सकते हैं। ये इसकी एबिलिटी थी माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी थी कि वो हर किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था, marked a defining feature of fourth generation computer leading to the emerging of micro computers। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की मदद से क्या हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो बनाए गए और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया।
और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा रिलायबल था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो एडवांस यानी कि बहुत इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मजीद अच्छी अच्छी आने लगी, जैसे आपके पास जो है वो माउस कीबोर्ड तो था ही पिछले जनरेशन में भी, और इसके अलावा स्कैनर है, इसके अलावा आपके पास प्रिंटर है, इसके अलावा आपके पास प्लॉटर है और भी बहुत सारे। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर इन दिस जनरेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल साइज, इसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लो पावर कंजम्पशन, आपका पावर कंजम्पशन का जो है वो हर जनरेशन में दे सकते हैं कि पिछली जनरेशन की निस्बत इसमें पावर कंजम्पशन कम होती है अगली जनरेशन में, और नेक्स्ट में कंपैरिजन करें तो उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसमें आप बता सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस होने का भी आप बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कम प्रोड्यूस करती है पिछली की निस्बत, और इसके अलावा इसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल होती है। ठीक, और इसके अलावा इसमें जो यूज़ होता है wide variety of software become available for use in microcomputer during first generation। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वो बहुत सारी जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल था और उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किए जा सकते थे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स की ये जो है बहुत खासियत थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एनहांसिंग यूजर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को, एनेबलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियोस। टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियोस इसमें जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास टेक्स्ट के साथ साथ जो है वो आप इमेज भी डाल सकते हैं, साउंड भी, वीडियो भी, सबका मिक्सचर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो these computers are compatible with modern programming languages। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी? जैसा कि C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा है, पाइथन है, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ पावर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो ये आपके पास जो है वो इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, इंट्रोड्यूस करवाई गई। पाइथन जो इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें बहुत रेंज में ऐसी डिवाइसेस यूज़ की गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि वायरलेस होती हैं, यानी कि आप आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर सकते हैं, वायर का झंझट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइसेस जो हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और नेक्स्ट आपके पास है जी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर की एग्जाम्पल है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर डेवलप ड्यूरिंग दिस एरा इंक्लूड इंटेल पेंटियम सीरीज माइक्रो प्रोसेसर आया, डुअल कोर आया, कोर 2 डो, उसके अलावा कोर i3, कोर i5, कोर i7 और AMD एथलॉन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस कराए गए और डेवलप हुए थे। नोटेबल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मॉडल्स इंक्लूड, यानी कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स शामिल हैं? थिंकपैड सीरीज, IBM थिंकपैड सीरीज है, HP पेविलियन सीरीज है, डेल इंस्पायरन सीरीज है, और इसके अलावा एप्पल मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर सीरीज और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है? 5 जनरेशन हैं टोटल। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपके पास एडवांस जनरेशन है, यानी कि टाइम लाइन फॉर फिफ्थ जनरेशन इज नॉट एज प्रिसाइजली डिफाइंड एज अर्लियर generations, but it is generally associated with ongoing advancement in computing that were expected to emerge in the late 20th century and beyond। यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये जनरेशन जो है वो अर्लियर जनरेशन ही डिफाइन किया जाता है,
और ये आगे चलता जा रहा है। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट कैन अंडरस्टैंड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सके और इसके अलावा उसमें थिंकिंग पावर भी हो। ठीक है, इसमें थिंकिंग पावर भी शामिल है और इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। दिस इज द बिग चैलेंज फॉर कंप्यूटर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स टू डिजाइन सच सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर देम। यानी कि ये एक बड़ा चैलेंज है डेवलपर्स के लिए, कंप्यूटर डेवलपर्स के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए कि इस तरह की डिवाइस बनाई जाए जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड कर सके और इसके अलावा जो आपकी थिंकिंग पावर है वो भी एनालाइज कर सके, वो भी रिसीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी, इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में शामिल प्राइमरी फोकस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स is to develop and utilize आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, आई थी इसमें, और इस जनरेशन में यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है। दिस इन्वॉल्व्स मशीन्स का रोबोट्स, यानी कि इसमें जो यूज होती हैं वो कौन सी मशीन्स हैं? रोबोट्स विद कैपेबिलिटी ऑफ टू लर्न, थिंक, इनोवेट, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, थिंक भी कर सकता है, लर्न भी कर सकता है, जो है वो ये सारे काम कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इसमें जो है वो सपोर्ट होती है, अलाउइंग देम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है और कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस मोर एफिशिएंटली, और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस जो है वो भी की जा सकती हैं। इसमें की एस्पेक्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो भी इंसान कोई भी लैंग्वेज जो भी बोलता है वो तो उसको भी अंडरस्टैंड कर सके और उसको भी रेस्पॉन्स कर सके, इस तरह की ये डिवाइस इस जनरेशन में शामिल होती है। इसके पास ये एबिलिटी होती है। दिस इन्वॉल्व्स developing system capable of NLP, natural language processing and communication। यानी कि इसमें कौन सी सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन इसकी इन डिवाइसेस में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं। जिस ऐसी कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है कि कम्युनिकेट भी किया कर सके वो कंप्यूटर और वो डिवाइस, वो मशीन जो इस जनरेशन में शामिल है। ठीक, these computers are planned to incorporate advanced expert system इसमें प्लान किए गए which are software programs designed to replicate the decision making ability of ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी ये रिकॉग्नाइज कर सके। एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड लाइक मेडिकल, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूजर इंटरफेसेस हैव बिकम मोर intuitive and user-friendly, incorporate features like voice recognition and gesture-based control। gesture-based control और voice recognition भी इसमें की जा सकती है और इसमें robots जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसकी इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसमें रोबोट इसके एग्जांपल है, एक्सपर्ट सिस्टम इसके एग्जांपल है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसके इस्तेमाल से जो है वो ये झंझट ख़त्म हुआ कि इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोग्राम कमांड्स देने के लिए राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमांड जो है वो प्रोग्राम्स के फॉर्म में आपको लिखना नहीं पड़ता, उसको देनी नहीं पड़ती, बल्कि क्या है कि आप अपनी ही लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप इसको कमांड दे सकते हैं और काम करवा सकते हैं। बहुत से रिपोर्ट्स हैं जो घर में यूज़ किए जाते हैं आम रूटीन के काम, किचन के काम करने के लिए भी जो है वो रोबोट्स की मदद से किए जा सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं और इसके अलावा और बिजनेसेस वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शामिल की जाती है। अब हम इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जब जस्ट हम जो है वो रीड करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब इस जनरेशन में यूज हुई थी। और इस वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि कुछ कैथोड एनोड और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें एक चीज पार्शियल वैक्यूम बीम होता है। ठीक है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स में शामिल क्या है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो थी। और इसके अलावा इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी। इसके अलावा ये जो है वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा था, एक्सपेंसिव था। ठीक है। और इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैसिव, यानी कि ये हैवी था, क्योंकि इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा था, रूम जितना था। और इस जनरेशन कॉस्टली के अलावा ये अनरिलायबल भी था, आपको रिप्लाई जो है वो आंसर आउटपुट रिलायबल नहीं देता। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। हीट प्रोड्यूस करता था तो आपको कूलिंग सिस्टम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी, या इस तरह की कुछ चीज़ की ज़रूरत होती थी। और इनपुट के तौर पे पंच कार्ड यूज़ हुआ, और आउटपुट के तौर पे टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक टाइप राइटर जो है वो यूज़ किया जाता था। ठीक है। और आउटपुट जो है वो उस पर शो होती थी, और इसमें मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और इसके एग्जांपल्स में मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही हैं, यानी कि वो कौन कौन से कंप्यूटर, ENIAC, यूनिवेक 1, IBM 604, मार्क 1 एंड एटसेट, ये कंप्यूटर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में शामिल हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ओल्ड बुक में और न्यू बुक में इतना डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है। जस्ट जो फिफ्थ जनरेशन हमने रीड की है उसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इतना डिफरेंस कोई नहीं था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो ट्रांजिस्टर आया है। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर जो है वो फंक्शन वैक्यूम ट्यूब की तरह ही करता है, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट, रिलायबल, स्मॉल और चीपर हो गया वैक्यूम ट्यूब की निस्बत। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स में शामिल सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब की बजाय इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, कंप्यूटर एफिशिएंट हो गया था। इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर का साइज था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है। और इसकी स्पीड जो है इन कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो भी अच्छी हो गई, और इसमें मेमोरी कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा हो गई थी। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बनिस्बत फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम करता था, और हीट भी कम प्रोड्यूस होती थी। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो रिलायबल हो गया था, और कॉस्ट जो है वो भी फर्स्ट जनरेशन की निस्बत कम थी। और इसमें जो इनपुट और आउटपुट के तौर पे, डिवाइसेस के तौर पे जो यूज़ होता है, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क, और जो प्रिंटर आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता था। और इसमें लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ठीक है। और इसमें इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल है। सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स में कौन कौन सी आती हैं, यूनिवेक 2 है, IBM 7030 है, जनरल इलेक्ट्रिक GE 635 है, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स, ये इस जनरेशन में शामिल हैं कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो आईसी चिप यूज हुई थी। आईसी चिप क्या है, आईसी चिप जो है वो उसकी मदद से भी ज़्यादा आपका जो कंप्यूटर का साइज था वो स्मॉल हो गया था, फास्ट हो गई थी, और रिलायबल आंसर आया था। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें आईसी चिप यूज़ की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसकी यूटिलाइजेशन की मदद से जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, और मेमोरी ज़्यादा हो गई थी, और स्पीड भी अच्छी हो गई थी। इसके अलावा इस कंप्यूटर्स की इम्प्रूवमेंट में एनर्जी एफिशिएंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स देता था। और इसके अलावा साइज जो है वो कंप्यूटर्स का कम हो गया था, और कॉस्ट इसकी जो है वो इफेक्टिव थी, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहा था, मतलब चीपर हो गया था। और इसका आंसर जो है वो भी रिलायबल था पिछली जनरेशन की निस्बत। और इस जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो यूज़ किए जाते थे इनपुट और आउटपुट के तौर पे इंट्रैक्शन के लिए। और इसकी एबिलिटी में मल्टीटास्किंग भी आई थी, यानी कि एक वक्त में आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर सकते हैं करंटली। ठीक है। ये भी एबिलिटी इसके पास थी कि ये रन किए जा सकते थे। नेक्स्ट इसमें जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसके में कौन कौन सी शामिल है, इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360 है। इसके अलावा कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 3300 एंड 6600 कंप्यूटर्स,
ये इस जनरेशन में शामिल हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी आई वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर भी उसकी डेवलपमेंट भी उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो क्या है, ए सिंगल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल प्रोसेसिंग टास्क विद इन अ कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी यानी कि तमाम टास्क जो हैं वो प्रोसेसिंग टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकता है। ये एबिलिटी थी इसके पास। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी बाकी जनरेशन की निस्बत। इसमें मेमोरी कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा थी और इसके अलावा ये चीपर था और इसका आंसर जो है वो भी रिलायबल था। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कंज्यूम कम होती थी और हीट भी कम जो है वो प्रोड्यूस करता था। और इसके अलावा इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर्स की मदद से उसको इंट्रोड्यूस करवाने से ये हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर्स भी आपके पास इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल था और नॉन एज फॉर स्पीड भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इस जनरेशन में जो है वो सॉफ्टवेयर वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो इस माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल थे, इसमें इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था यहाँ पे इस जनरेशन में। और ताकि यूज़र जो है वो आसानी से इंटरेक्ट कर सके और एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो इसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सपोर्ट किया गया और ताकि जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियोस यूज़ कर सके यूज़र और इफेक्टिव बना सके अपनी जो भी चीज़ को बनाना चाहता है, प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, उसको इंटरेक्टिव बना सके। ठीक है, इसमें मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो भी यूज़ हुई। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई? विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेजेस जो हैं वो इसकी डेवलपमेंट यूज़ हुई और इस की मदद से जो है वो सॉफ्टवेयर बनाए गए। और इसके अलावा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आई जिनको हम कह सकते हैं कि वो पोर्टेबल थी। इसका मतलब कि वायरलेस थी। ठीक है, वायरलेस थी तो पोर्टेबल थी। अब वायर जो होगी तो उसको पोर्टे वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल है। ठीक है, तो जो वायरलेस होगा तो फिर मूव आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल आप यूज करते हैं वो वायरलेस होता है ना, तो ठीक है, वो आसानी से जहां मर्जी आप ले जाओ। इसी तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी जो है वो पोर्टेबल थी। और इसके एग्जांपल्स में पहले तो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल है। माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल्स में इंटेल पेंटियम सीरीज है, डुअल कोर है, कोर 2 डू है। इसके अलावा कोर i3, i5 और i7 है और AMD एथलॉन भी है। नेक्स्ट आपके पास जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर शामिल है? IBM थिंकपैड सीरीज है, HP पेविलियन सीरीज, डेल इंस्पायरॉन सीरीज है। इसके अलावा एप्पल मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर सीरीज, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो एडवांस कंप्यूटर है जो कि आजकल यूज किया जा रहा है और इसकी डेवलपमेंट जारी है। कंप्यूटर जो है वो उसमें आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि जिसमें ऐसा डिवाइस बनाई जा रही है जिसमें नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड किया जा सके और थिंकिंग पावर भी उसके पास हो। ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसमें थिंकिंग पावर भी हो और जो आपके पास नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सके। ये एक बिग चैलेंज है कंप्यूटर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए कि इस तरह का सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाए, इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह की डिवाइस जो है वो डिज़ाइन की जाए। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसकी करेक्टरिस्टिक में प्राइमरी फोकस जो है वो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसमें मशीन कौन सी शामिल है? रोबोट मशीन है। इसकी एबिलिटी क्या होती है कि ये रन भी कर सकता है, थिंक भी कर सकता है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसमें जो है वो बस आपको जो प्रोग्राम्स आप इसमें डालेंगे वो सारे काम वो कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं
और इसके अलावा जो है वो साइमल्टेनियसली ये मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है और कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन जो है वो भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इसके की एक्सपेक्ट्स में शामिल है कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये ह्यूमन लैंग्वेजेस को रेस्पॉन्स भी उसको अंडरस्टैंड न सिर्फ करेगा बल्कि रेस्पॉन्स भी देगा। आप जिस भी लैंग्वेज में ह्यूमन जो वो बोल रहा है तो उसको रेस्पॉन्स भी देगा, यानी कि उसके अंडरस्टैंड करने के बाद उसको आंसर भी करेगा। ठीक है, और इसमें जो है वो डेवलपिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ ऐसा सिस्टम है जिसमें एबिलिटी होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की और कम्युनिकेशन की। इन कंप्यूटर्स को इस तरह से प्लान किया गया है, इसमें एक्सपर्ट सिस्टम शामिल किए गए, डिजाइन टू रेप्लिकेट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में शामिल की गई ह्यूमन एक्सपर्ट्स की। और जैसे कि कौन कौन सी आ सकते हैं साइंटिफिक फील्ड में, जैसे मेडिकल, माइनिंग और इंजीनियरिंग वगैरह। और इस जनरेशन यूज इंटरफेसेस हैव बिकम मोर इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो है वो इसमें शामिल किया गया। और इसमें फीचर्स जो डाले गए वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कि जाहिर सी बात है जो आप बोल रहे हो ह्यूमन लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे ना, तो जो बोलोगे वो आप वॉइस की फॉर्म में बोलोगे तो वही जो है वो अंडरस्टैंड भी करेगा और आपको रिप्लाई भी देगा। और गेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स भी इसमें आपके जो इशारों की बातें हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी जनरेशन जो है वो अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।